हेलो, मेरा नाम है रोहान अहमद और मैं समर डिटेल का रिपोर्टर हूँ। हमने इसी महीने के शुरू में देखा कि जो दाइश है, जिसको हम इस्लामिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं, उसने बलूचिस्तान के इलाके मश में कार्रवाई की, जिसके अंदर 10 कारकुन जाँ बाक हुए। उसके बाद हमने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस किस तरह से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसी हवाले से नई डेवलपमेंट अभी कुछ दिनों पहले सामने आई, जब सिंध के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक रेड की और उस रेड के अंदर जो है वो एक शख्स गिरफ्तार हुआ जिसका नाम उमर बिन खालिद है। उमर बिन खालिद के सेलफोन से कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो पैसे यहाँ जमा करके फंड्स जो है वो शाम में कुछ फैमिलीज़ को भेज रहा था जो वहाँ मुकीम हैं। उमर बिन खालिद के बारे में बताया जाता है कि वो एक NID का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। ये कोई नई बात अब नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हम मिलिटेंसी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। हमने इससे कबल देखा कि सफूरा पे जो एक बस पे हमला हुआ, उस पे जो मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार किया गया, जो मुजरिम था उसका नाम था साद अजीज़। साद अजीज़ भी जो है वो एक कराची के एलिट स्कूल का तालिब इल्म था। उसके बाद हमने देखा कि 2 साल कबल अंसारुल शरिया नामी ग्रोह आया। उसके अंदर जितने लोग थे वो सारे जो थे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी का हमने केस देखा जब नौरीन लगारी गिरफ्तार हुई और वो यहाँ से शाम जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो कि एक एजुकेटेड लोग हैं वो मिलिटेंसी की तरफ क्यों जा रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इन्हें पुश करते हैं मिलिटेंसी की तरफ? तो इस हवाले से हमने बात की सिंध के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर राजा उमर खत्ताब से। नहीं, उमर बिन खालिद जो थे, इनके बारे में हमारी सोर्स जो हमारा इंटेलिजेंस यूनिट है, इससे इतला मिली थी कि ये एक लड़का है जो NID यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और कुछ फ़ंड रेजिंग कर रहा है और फ़ंड रेजिंग करने के बाद पाकिस्तान से फ़ंड रेजिंग करता है और सीरिया में ये पैसे जो है ना वो उन फैमिलीज़ को और उन लोगों को भिजवा रहा है जो वहाँ पर यहाँ पाकिस्तान से जाके वहाँ पर बस गए हैं, जो दाइश के प्लेटफॉर्म से यहाँ से गए थे। तो उस इन्फॉर्मेशन पे इसको हमने गिरफ़्तार किया था उस वक्त, क्योंकि हमने इसको अंडर सेक्शन 54 गिरफ़्तार किया था। उसके मुताबिक हम 24 घंटे किसी को भी रख सकते हैं। तो उस वक्त उसके इंटरोगेशन में हमारे पास कोई ऐसे वाज़ेह सबूत नहीं थे, जिसकी बुनियाद पे इसका हमने बेल आउट किया और उसके जो मोबाइल फ़ोन से उनको हमने फिर फॉरेंसिक के लिए हमारे जो टेक्निकल सेक्शन है वहाँ भिजवाया। जब फॉरेंसिक हुई उसकी तो उसके अंदर से उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सबूत मिले, बहुत सारी एविडेंसेस मिली, बहुत सारी इसकी चिट चैट मिली, फिर उन लोगों के नंबर मिले जो इसके साथ यहाँ काम करते थे, उन लोगों के नंबर मिले जिनको ये पैसे भेजता था। तो उस पर फिर हमने प्रॉपर एक टेररिज्म फंडिंग की FIR लॉन्च की और बाद में जिस दिन ये कराची से जा रहे थे उस दिन इसको हमने कैंट स्टेशन से गिरफ़्तार किया। ये उमर बिन खालिद जो हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया है, क्या ये पाकिस्तानी फैमिलीज़ को भेज रहे थे पैसे सीरिया के अंदर शाम में? जी हाँ, वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं। पहले तो इसको भी पता तो था इसको खैर, लेकिन पहले वो इंग्लिश में बात करते थे, बाद में फिर उर्दू में। फिर उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग हैं, ये यहाँ आए हुए हैं, तो हमारी फैमिलियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब हैं और हमारे मियाँ जो हैं वो जिहाद कर रहे हैं। किसी के जो हस्बैंड थे वो वहाँ मारे गए थे और कुछ जो थे वो एक्टिव थे। तो उस वाले से इसको पूरा पता था। वो चिट-चैट से भी साबित हुआ है जो इनकी वहाँ से कन्वर्सेशन थी, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये पूरा यानी खिलाफत के लिए यहाँ से ये लोग बाकायदा मुख्तलिफ़ रूट से होते हुए ये सीरिया, इराक़ वगैरह में गए थे और वहीं पर ये अभी तक वहीं पर ही मौजूद हैं। देखें, ये तो फ़िगर किसी के पास नहीं होगी क्योंकि ये मुख्तलिफ़ रास्तों से गए हैं, इलीगल गए हैं। अगर लीगल गए होते तो उसके कुछ ना कुछ हमें रिकॉर्ड मिल जाता। कुछ लोगों का है हमारे पास रिकॉर्ड, लेकिन कम्प्लीटली नहीं है। और वहाँ पर गए थे, वहाँ जाके उन्होंने फ़ाइट किया, वहाँ पर इनको कुछ ओहदे भी मिले, तनख्वाहें भी मिलती थी इनके बाद। उसके बाद वहाँ पर जब इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए, ये शिकस्त हुई इनके वहाँ से, तो कुछ लोग भाग के अफ़गानिस्तान आ गए, कुछ वहीं सीरिया में अभी तक फ़ाइट कर रहे हैं या रुपोश हैं या अपने वहाँ पर सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त वो वहीं पर मौजूद भी हैं। ये जो जामियात हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर क्या कोई दहशतगर्द तंजीम अपना नेटवर्क रखती है या कोई असर रसूख है उनका वहाँ पर? पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या इस तरह का कोई वहाँ पर मतलब एक सेटअप नहीं है जिसमें हम कह सकें जी वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। देखें, वहाँ से हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई 1-2 ही लोग हैं जो इसमें रेडिकलाइज हो जाते हैं और वो अपना कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो शो कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। जहाँ तक मदारिस की बात है तो मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं ज़ाहिर है उनको एक दीनी तालीम दी जाती है, तो वो शुरू से जो मदारिस के बच्चे होते हैं उनके अंदर एक जुनून होता है, एक मजहबी रुझान होता है उनका। तो उसके लिए वो फिर पाकिस्तान से निकल के अफ़गानिस्तान तक जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं जी हम एक बड़ी क़ुव्वत के साथ टकरा गए और हम उससे जिहाद कर रहे हैं। देखिए, जो मदारिस से लड़के निकलते हैं इनकी सोच ज़रा डिफरेंट है। वो अफ़गानिस्तान की बात नहीं करते, वो इंटरनेशनल बात करते हैं, वो खिलाफत की बात करते हैं, वो एक इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं। तो ये क्लियर हो कि स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनके और जो मदारिस से निकलते हैं दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो क्या कोई ऐसी अलामात हैं जिनको देखकर वालिदैन ये जान सके कि उनके बच्चे जो हैं वो उनमें कोई तब्दीली आ रही है या वो रेडिकलाइज हो रहे हैं? काफ़ी स्टूडेंट जो इसमें इन्वॉल्व पकड़े, उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि उनके अंदर जो मजहबी एलिमेंट था वो उनके घर से था। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में गए वहाँ कोई मिल गया या उनका उन्होंने सोशल मीडिया से या वेबसाइट से जो भी जिहादियों की होती हैं उस पर जाके रिसर्च की, उसको पढ़ा समझा, तो वो ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए।
तो उसमें सबसे अहम किरदार फैमिलीज़ का है। जब बच्चे के अंदर एक नॉर्मल मजहबी घराना तो हर किस्म का है हमारे यहाँ, और होना भी चाहिए, लेकिन जब बच्चे को देखें कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चला गया है, उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं, वो माँ बाप के साथ उसका कम्युनिकेशन कुछ कम हो गया है, तो उनको देखना चाहिए कि वो बच्चा आखिर किसके साथ बैठ रहा है और उसके जो दोस्त घर पे आते हैं वो किस नौइयत के हैं, किस तरह के लोग हैं। मिसाल के तौर पर एक दो लोग ऐसे मेरे सामने आए कि उनके माँ बाप से जब बाद में हमने बात की, उनके लड़के यहाँ से चले गए, तो उन्होंने बताया जी हमारा बेटा जो है ना वो इतना मजहबी हो गया था कि उसने अपना दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दिया, और उसके बाद उसने अपने कमरे से बेड निकाल दिया, मैट्रेस डाल दिया, वहाँ वो बुक्स पढ़ता था, अपनी कज़न्स वगैरह आती थी उनसे भी रब्ता नहीं करता था, यानी उसका बिल्कुल यानी एक अपनी ज़िंदगी जी रहा था वो, और फिर अचानक गायब हो गया। तो मैंने कहा कि जब ये आपको इतनी चीज़ें पता थी तो आपको उसको अपने साथ इंगेज करना था ताकि आपको उसकी ज़्यादा बातें पता चलती। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली का किरदार बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखें। जिस तरह अगर महफिल में बच्चा उठता है तो माँ बाप ये भी देखते हैं ना तुम्हारा फ़लाँ दोस्त सही नहीं है, फ़लाँ दोस्त नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर मजहबी रुझान है तो उसमें भी उनको ज़रा मॉनिटर करना चाहिए बच्चे को कि अगर उसके अंदर मजहबी रुझान है तो वो किस हद तक है, कहीं वो रेडिकलाइज तो नहीं हो गया। और अगर वो सही रास्ते पे है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसमें इस किस्म के एलिमेंट पाए जाएँ तो उनके माँ बाप को चाहिए कि वो उस पर तवज्जो दें। हमसे जो सवाल किया जाता था अक्सर वो ये था कि वो क्या साइंस हैं, वो क्या अलामात हैं जिनको देखा जाए नौजवानों में जिससे पता चले कि वो रेडिकलाइज हो रहे हैं या वो राह भटक रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से और राजा उमर खत्ताब की बातों से पता चला होगा कि हमने अपने बच्चों की किन चीज़ों पर नज़र रखनी है, किन हरकत पर नज़र रखनी है जिससे हम उन्हें बचा सकते हैं।